बच्चों आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एमएसटी बनाइए। तो बच्चों आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा लेसन है। अब बहुत बड़ा लेसन है तो उसकी एमएसटी बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, पर मैं आपको ऐसी एक एमएसटी लेके आया हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो जनरल वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी की जाती है बच्चों। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं दो पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। पहला जो पार्ट होता है इसका वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा जो पार्ट होगा वो है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बच्चों। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है इसका वो है बच्चों गैल्वेनिक सेल। पहला टाइप कौन सा है? गैल्वेनिक सेल। इसी को बच्चों अपन बोलते हैं वोल्टेक सेल। एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल होता क्या है कि ये जो है ये बच्चों क्या होगा कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आ रही है आपको? दूसरा पॉइंट देखो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से नीट और जेईई में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इस गैल्वेनिक के अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं बच्चों। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन अपने आप होती है बच्चों। दैट मीन्स इनके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। और ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। राइट। इस गैल्वेनिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है बच्चों डैनियल सेल। अब डैनियल सेल की आपने जब स्ट्रक्चर देखते हो तो बच्चों इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। पहला जो पार्ट है इसका वो है एनोडिक पार्ट। दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो है कैथोडिक पार्ट। और तीसरा जो पार्ट होता है इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो है बच्चों सॉल्ट ब्रिज। बात समझ आ रही है आपको? अब इसके गैल्वेनिक सेल के या डैनियल सेल के एनोडिक पार्ट को आपको समझना है तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं बच्चों। यहां लिख लीजिए एलोन। एलोन का मतलब क्या है कि ए यहां रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों एनोड को, एल यहां लेफ्ट में। जब भी डैनियल सेल आप बनाओगे तो लेफ्ट में आप जिस हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एनोडिक पार्ट होता है बच्चों। क्लियर है। इसी अब एनोड की तरह कौन काम करेगा? जिसका एसआरपी लो होगा बच्चों। एसआरपी कैसा होगा? लो होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बच्चों, ये तय है। ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होनी है? ऑक्सीडेशन। एन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव चार्ज्ड होता है बच्चों। और ई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड को। राइट। वहीं कैथोड की अगर अपन बात करें, कैथोडिक पार्ट के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ ए रिप्लेस कर रहा है सी को। सी का मतलब क्या है बच्चों? कैथोड। एल की जगह यहाँ बच्चों आ रहा है आर, यानी राइट एंड में होगा। राइट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, इसको अपन कह लेंगे कैथोड। फिर आर, आर का मतलब कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? रिडक्शन होगी। कौन सी होगी बच्चों? रिडक्शन। और एन की जगह यहाँ पी, पी का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और ई यहाँ इलेक्ट्रोड है बच्चों। बात समझ आ रही है आपको? जब मैं अगर सॉल्ट ब्रिज की बात करें, सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो आपको पता है कि सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू ट्यूब है बच्चों। इन्वर्टेड
यू ट्यूब है जिसके अंदर बच्चों क्या क्या भरा होता है, KCl, NaCl, इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, प्लस इसी में अगर पेस्ट भरा होता है, अगर पेस्ट भरा होता है। अब कई बार इसका क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों देखो, सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है इसका, एक तो ये इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, इनर सर्किट को क्या कर रहा है बच्चों, कंप्लीट करता है, पहला फंक्शन। दूसरा, दोनों हाफ सेल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। बात समझ आ रही है आपको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है बच्चों। बात समझ आ रही है आपको, क्लियर है। अब इनके बारे में डिटेल में मेरा जो डिटेल वीडियो है आप उसमें देख सकते हो आराम से। आगे अगर अपन और बात करें गैल्वेनिक सेल की, अगर अपन बात करें तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होनी है, डैनियल सेल के अंदर Zn है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए ऑक्सीडेशन है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों, एनोड पे। वहीं कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर में चेंज हो जाता है। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चों, रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है बच्चों, कैथोड पे। अब मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, तो देखो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना जरूरी होता है। हाफ सेल और कंप्लीट सेल रिएक्शन में यही अंतर है कि कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जबकि हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए बच्चों। तो नेट रिएक्शन क्या ही है, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये चेंज हो रहा है बच्चों, Zn2 प्लस Cu। क्लियर है। अब ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस में है, और ये दोनों मेटल सॉलिड में है बच्चों। अब यहाँ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ये पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन कैसे हो रहा है कि एनोड और कैथोड पे आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ चार्ज जो है चार्ज सेपरेट होगा। चार्ज सेपरेट की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं बच्चों। क्लियर है। यानी इसमें चार्ज सेपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो रिडक्शन के द्वारा होगा या ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑक्सीडेशन के द्वारा हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं, जो एनोड पे शो होता है बच्चों। इसका रिप्रेजेंटेशन ई कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन को, तो देखो Zn2 प्लस में यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल है उसी को अपन इलेक्ट्रोड ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें तो बस इतना रखना है कि ई पे नोट लगाना है आपको। तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है। टेम्परेचर वैसे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अपन लेते हैं बच्चों 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, पर यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कितना लेना है, 298 केल्विन। प्रेशर एक बार है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे हो रहा है, रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसी को अपन रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है। अब कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं बच्चों, तो देखो कैलकुलेशन 2 तरीके से की जा सकती है। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एट तो ई सेल जो होता है, सेल का जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, प्लस ई कैथोड। दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दें तो वो किसका हो जाएगा बच्चों, सेल पोटेंशियल हो जाएगा। यानी सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो SOP प्लस SRP दोनों को ऐड कर दो। पर अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में यदि दोनों का ही आपको SRP दे रखा है, दोनों का ही SRP देख रखा है, तो इसका मतलब SRP कैथोड का तो है ही, पर एनोड को SRP में कन्वर्ट करना है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा बच्चों। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि SOP को SRP में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर दोनों ही SOP में दे रखा है, दोनों में ही स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, ई एनोड माइनस ई कैथोड, क्योंकि ये तो चेंज करेंगे नहीं। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर इनमें भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको एक ऐसा शानदार ट्रिक्स बता रहा हूँ कि दोनों ही
दोनों ही अगर बोथ आर सेम इन कंडीशन, सेम कंडीशन में यानी SRP दे रखा है या SOP दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर सकते हो ई हाई माइनस ई लो, यानी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू आपको लेस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी और ई सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और इनमें रिलेशन क्या है बच्चों, माइनस NF ई सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा टू माइनस NF, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, N नंबर ऑफ मोल है, फैराडे है, और ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है बच्चों। अब दोनों की अगर अपन कंपैरिजन करें, प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल साइन चेंज होंगे। इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल साइन चेंज होंगे। डेल्टा जी की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ मोल या मास पे डिपेंड करेगी बच्चों, जबकि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मोल और मास पे ये डिपेंड नहीं करती है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, अपन डेल्टा को तो डायरेक्ट जोड़ के या घटा के प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ई सेल अपन नॉन एडिटिव है, अपन डायरेक्ट इनको जोड़ के या घटा के गेन नहीं कर सकते बच्चों। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ लिख रखा है जो नीट और जेई के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखिए आपको यहाँ देखो Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है, रिडक्शन दे रखा है, और Cu2 प्लस Cu प्लस में चेंज हो रहा है, ये भी रिडक्शन दे रखा है। अब एक ही उसका है और आपको नेट रिएक्शन ये है, तो इसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो जो आपको पोटेंशियल दे रखा है ना बच्चों, उसके हिसाब से ही सेल को लिखिए। Cu2 प्लस बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cu में चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको इस 1 सेल की वैल्यू दे रखी है 3। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, Cu2 प्लस Cu में चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन होकर के Cu प्लस में चेंज हो गया बच्चों, इसके लिए E2 की वैल्यू दे रखी है 0.15। नेट रिएक्शन क्या हो रही है देखो, नेट कैलकुलेशन किसके लिए करना है, Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu में चेंज हो रहा है बच्चों, इसके लिए आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखो सेल पोटेंशियल अपन डायरेक्ट जोड़ के या घटा के प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन एडिटिव एंटिटी है। इस तरह इस कंडीशन में इसकी कैलकुलेशन के लिए एक थर्मोडायनेमिक एंटिटी यूज में लेते हैं, वो है गिब्स फ्री एनर्जी बच्चों। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है देखो, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF ई सेल। तो इसको अगर मैं डेल्टा G1 बोलें, इसको डेल्टा G2 बोलें, तो ये डेल्टा G3 हो गया बच्चों। तो डेल्टा G3 की वैल्यू क्या हो रही है, इन दोनों को ऐड करेंगे, पर ऐड आपको ऐसा करना है कि आपको ये रिएक्शन मिले। तो ये रिएक्शन कब प्राप्त होगी, जब देखो Cu प्लस इधर है, इसमें इधर है, इसका मतलब इसको अपोजिट करना है, सेकंड वाली इक्वेशन को अपोजिट करना है। तो इसका मतलब डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, क्योंकि रिएक्शन चेंज होती है तो आपके साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों। अब इनकी वैल्यू रखो, माइनस NF, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं G3 में, देखो बच्चों 1, तो 1 इंटू F इंटू ई सेल इक्वल टू G1 में देखो माइनस N की वैल्यू कितनी है बच्चों, पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2F इंटू ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.34, माइनस सेकंड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 इंटू F इंटू ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.15। अब कैलकुलेट करो बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो F से F कैंसिल हो गया, कॉमन आया। ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस, ये क्या हो गया बच्चों प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये आ रहा है बच्चों 0.68, ये माइनस हो गया माइनस 0.15, तो ये कितने आ रही है बच्चों 0.53 वोल्ट। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आ जाता है। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन अपन करते हैं, अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा हो तो उसके लिए अपन नेंसर्ट इक्वेशन यूज में लेते हैं बच्चों। नेंसर्ट इक्वेशन कहाँ से बना, गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है वो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ये डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग QC। QC क्या है यहाँ, रिएक्शन कोफिशिएंट है बच्चों।
अब मैं डेल्टा जी की वैल्यू ये रख दें तो ई सेल इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू सी। आर टी अपॉन एफ आएगा बच्चों, उसको कैलकुलेट करके अपन ने डायरेक्ट लिख रखा है। इसी इक्वेशन को आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इक्वेशन से रिलेटेड ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारे ही टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है बच्चों। एक एक करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, पहले तो रिएक्शन देखिए बच्चों, इसमें सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो देखो Zn 2 प्लस Zn में चेंज हो रहा है तो रिडक्शन है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये SRP दे रखा है, रिडक्शन है तो ये क्या दे रखा है बच्चों, SRP। ये भी रिडक्शन हो रहा है तो ये भी क्या दे रखा है, SRP। अब जब SRP दे रखा है तो मैंने आपको बताया कि लो SRP वाला होता है वो एनोड होता है बच्चों। तो लो SRP किसका है, Zn का, तो ये तो एनोड हो गया। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर का तो रिडक्शन हो ही रहा है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Cu में चेंज हो गया। तो नेट रिएक्शन देखिए बच्चों, नेट रिएक्शन क्या है, Zn प्लस Cu2 प्लस ये चेंज हो रहा है, को दे रखी है। इनकी कंसंट्रेशन देखो क्या दे रखी है, Zn की कंसंट्रेशन रखी है 0.01 m और Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 m। क्लियर है बच्चों। अब देखो एक एक करके आप इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले अपन ई नॉट सेल की बात करते हैं। तो ई नॉट सेल की तो सिंपल सी बात है बच्चों, ई नॉट सेल तो आपने स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया, तो ये तो ई कैथोड माइनस ई एनोड इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में दे रखा है, SRP में दे रखा है। तो SRP में क्या होता है, SRP में होता है बच्चों ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये तो एनोड की तरह काम कर रहा है और ये कैथोड की तरह कर रहा है। तो आप देखिए 0.34 माइनस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, माइनस 0.76। तो आप चेक करोगे तो 1.10 वोल्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखो 2 इंटू फेराडे होता है 96500 और ई सेल की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों अपनी 1.10। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है बच्चों 21230, ये आएगा बच्चों जूल में। चेंज कर सकते हो 30 किलो जूल। थर्ड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ई ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना है। तो ई ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ई ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा है, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू सी। ऑक्सीडेशन से ऊपर इस क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है, यहाँ देखो बच्चों ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, साइन अपोजिट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ 0.76 हो गया माइनस 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हैं 2। और QC क्या होता है, प्रोडक्ट ऑन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है बच्चों, तो लॉग Zn2 प्लस ये चेंज हो रहा है किसमें बच्चों, Zn में। अब Zn तो सॉलिड है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो आप वैल्यू रख दीजिए। तो 0.76 माइनस 0.03 हो गया बच्चों, ये कैंसिल लॉग। और देखो इसकी कंसंट्रेशन कितने दे रखे Zn की, 0. यानी 10 की पावर -2। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये -2 आ गया जाएगा तो ऐड हो गया बच्चों ये। तो 0.76 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 हो गया, 0.06 हो गया बच्चों।
अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 0.82 वोल्ट ये आ गया बच्चों ई ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ई रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? फोर्थ नंबर का देखो, ई रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ई रिडक्शन का क्या वो है फॉर्मूला? ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू सी। क्लियर है बच्चों? अब देखो इनकी वैल्यू रख दीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है 0.34 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों? 2। तो इसलिए एन की वैल्यू 2 है तो 0.06 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट है बच्चों ये कॉपर और रिएक्टेंट है ये Cu2+। तो देखो Cu सॉलिड अपॉन Cu2+ एक्वस, तो इसकी तो वैल्यू 1 है। इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है तो 0.34 माइनस 0. कैंसिल कर दो 0.3 लॉग, तो 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों? कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी? 0.1, तो 0.1। ये 10 हो गया बच्चों, 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 0.34 माइनस 0.03। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 0.31 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया है आपको? कैलकुलेट करना है बच्चों ई सेल। ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई सेल देखिए, ई सेल कैलकुलेट करो। नेंसर्ट इक्वेशन लिख दो, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होगा। अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली है बच्चों, कितनी आ रही है? ई नॉट सेल की वैल्यू देखो, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 आ रही है बच्चों। तो 1.10 माइनस 0.06 एन कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं? 2, तो 2 लॉग। अब प्रोडक्ट में देखो इस इधर प्रोडक्ट क्या है बच्चों? Zn है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो Zn की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर की कंसंट्रेशन, अब कैलकुलेट करिए तो 1.10 माइनस 0.03 हो गया बच्चों। लॉग Zn की वैल्यू कितनी है? 0.1, कॉपर की है 0.1। तो आप इसको कैंसिल आउट करो बच्चों, तो 00 तो नीचे आ गया, 1 0 ऊपर चला गया, तो 1/10 आ गया। तो 10 की पावर -1, 1.10 माइनस 0.3 लॉग 10 की पावर -1, -1 से मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा 1.10 प्लस 0.3, तो कितना आ रहा है बच्चों? 1.13 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट और जेईई के हिसाब से बच्चों। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसआरपी। अगर अपन एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो उसी को ही अपन क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये एसआरपी की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो एसआरपी की कैलकुलेशन गैल्वेनिक सेल के माध्यम से ही अपन कर सकते हैं, पर उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो बच्चों अपन मानते हैं कितना? 0 मान के चलते हैं, तो ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। अब मैं आपको ऐसी ही एक ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न होगी बच्चों, और ये ट्रिक्स केवल उन्हीं इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के लिए है जो नीट और जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। तो ट्रिक्स क्या है देखो, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी। अलमारी, क्लियर है बच्चों? ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी। मनी, जनरेटर, कार, फ्रीज, कड़े, सोनी, स्नेहा, प्रभा, ही, उठेगी,
होगी आगे पिटाई और। तो बच्चों ये मेटल के एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं आपको अरेंज किए हैं मेटल्स को। अब नॉन मेटल्स में कैसे आपको लर्न करना है बच्चों, इसके बाद आया, बाहर, कल, और मतलब OH, और सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फिर क्लियर है बच्चों। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। इनसे अपन को नीट और जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होंगे बच्चों। बात समझ आ रही है। इसमें मैंने वाटर को नहीं लिखा है क्योंकि वाटर की ये टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, पर वाटर की ट्रिक्स के फॉर्म में मैंने यहाँ केवल हाइड्रोजन को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ बच्चों, और ये मैं प्रूव भी करूँगा क्योंकि आपने ट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, MST बना रहे हैं इसकी। अब इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या SRP का जो यूज है वो क्या हो सकता है बच्चों। SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, यानी जिसका SRP ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और उस जिसका SRP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, जिसका SRP ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी बच्चों। क्लियर है। ऐसे ही SRP अगर इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी, परंतु रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज होगी, परंतु रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। यानी मेटल का SRP बढ़ता जाएगा, मेटल का SRP बढ़ता जाएगा तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये कैसा है बच्चों, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाली जो मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर, इनकी नेगेटिव SRP होती है। दैट मीन्स ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। बात समझ आ रही है आपको। और हाइड्रोजन से नीचे ये वाले, ये पॉजिटिव SRP हो जाती है तो ये लेस रिएक्टिव मेटल हैं, या इनको नेटिव मेटल भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अगर मैं इनकी SRP और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल की बात करें तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल ऑक्साइड हैं वो तो स्टेबल होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो मेटलिक ऑक्साइड जनरली लेस स्टेबल होते हैं। और प्लेटिनम और ऑरम के तो ऑक्साइड जनरली पाए नहीं जाते बच्चों, इनको तो थोड़ा सा हीट करोगे तो ही ये आपको नेटिव मेटल के फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है। अब एक और पॉइंट है बच्चों, पॉजिटिव SRP हैविंग मेटल, यानी हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती हैं। अब इनका इम्पोर्टेंसी क्या है, एक तो आप ये क्लियर रखो कि जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर सकती है देयर सॉल्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है KBr की रिएक्शन Cl2 से करें तो देखो Cl और Br इन दोनों में रिलेट करिए कौन सी नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है SRP, तो इन दोनों में SRP किसका ज़्यादा है, ब्रोमीन का या क्लोरीन का, तो क्लोरीन का ज़्यादा है। तो क्लोरीन बच्चों Br को रिप्लेस कर सकता है, तो यहाँ क्या बनेगा ACl प्लस Br। मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो अब देखो Br और I में देखो Br का SRP ज़्यादा है, I का SRP कम है, तो ये ज़्यादा वाला जो है, ये कम वाला जो SRP वाला जो नॉन मेटल है इसको ये रिप्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा इससे रिलेटेड देखो इन दोनों में देखो मोर रिएक्टिव कौन है, Zn, तो Zn मोर रिएक्टिव है तो यहाँ कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ZnSO4 बन गया और कॉपर रिलीज हो गया बच्चों। इसी टाइप से कॉपर क्या Zn को रिप्लेस करेगा, नहीं, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, Zn से, क्योंकि कॉपर का SRP ज़्यादा है और SRP ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी मेटल की कम है, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों। इसी टाइप से देखो HCl एसिड है। अब मैंने बोला है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं वो तो हाइड्रोजन रिलीज कर देते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है तो ये तो रिलीज कर देगा, तो क्या बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। पर क्या कॉपर HCl से रिएक्ट करेगा, तो जनरल कंडीशन में देखो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है बच्चों, तो ये कॉपर हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा बच्चों, जनरल कंडीशन में रिलीज नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पॉइंट है
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है बच्चों, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि एक्सटर्नल आपको फैक्टर अप्लाई करेंगे तभी रिएक्शन होगी। अब इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहे हैं। इस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। अब पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को दो आस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ, एक है क्वालिटेटिव आस्पेक्ट। क्वालिटेटिव आस्पेक्ट में अपन ये डिटरमाइन करेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब उसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है बच्चों। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड के लिए मैंने क्या ट्रिक्स बनाई है? देखो, UaO। अगर एक से अधिक आयन आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से मिल रहे हैं तो एनोड पर आपको पता है बच्चों, एनोड पे एनाइन अट्रैक्ट करेगा, और एनाइन में से जो आयन ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा। क्लियर है? और ये भी कह सकता हूँ जिसका लो SRP है, जिसका SRP की वैल्यू कम है, वो एनोड पे फर्स्ट ऑक्सीडाइज होता है। उसी टाइप से कैथोड की मैं बात करूँ तो बच्चों, कैथोड पे रिडक्शन होता है, आप जानते हो, और कैथोड की ओर अट्रैक्ट कौन होगा? कैटाइन। कौन से कैटाइन का रिडक्शन होगा? इसके लिए मैंने बताया है LCR। LCR मतलब लोअर आयन फर्स्ट रिड्यूस्ड एट कैथोड, यानी जिसका SRP ज़्यादा होगा वो कैथोड पे पहले रिड्यूस होता है। क्लियर है बच्चों? पर ये कंडीशन कब है? जब मोर देन 2 आयंस का फॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ, जहाँ इन एग्जाम्पल से ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रोलाइसिस सेल क्लियर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अब पहले एग्जाम्पल को देखो। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है कि मोल्टन NaCl लिया है आपने और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो एक बात सुनिए बच्चों, जब प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड आपने लिया है तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, अर्थात केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? अब मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है, इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा केवल Na+ और Cl- आयन में। अब Na+ किधर जाएगा बच्चों? कैटाइन है तो कैथोड पे जाएगा, और कैथोड अब सिंगल आयन है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रिडक्शन होना है, तो इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चों? सोडियम मेटल। एनाइन है, एनोड की तरफ जाएगा बच्चों, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सिंगल आयन है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा तो Cl2 गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बच्चों? वहीं अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखूँ तो आपने अब NaCl ही लिया है पर एक्वस लिया है बच्चों, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम का मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का कोई मतलब नहीं है बच्चों, और NaCl एक्वस है। NaCl एक्वस है। जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी बच्चों, वहाँ वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो सकता है और वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है, पर मैंने ट्रिक्स के फॉर्म में मैं इसको बता रहा हूँ आपको, तो आपको इसको ट्रिक्स के रूप में ही देखना है। अब इसको आयन करिए आप, तो Na+ NaCl में से एक्वस है तो वाटर है तो H+ आयन आएगा बच्चों यहाँ, और इधर कौन सा आयन आएगा? Cl- और OH- आयन। अब एक से अधिक आयन आ रहे हैं बच्चों। LCR का मतलब लोअर आयन फर्स्ट रिड्यूस होगा कहाँ? कैथोड पे। कहाँ? कैथोड पे। और कैसे? जिसकी हाई SRP है। तो इनमें दोनों में हाई SRP किसकी है बच्चों? आपको पता है सोडियम की तो नेगेटिव होती है और हाइड्रोजन की 0 है, तो ज़्यादा SRP किसकी? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ। इन दोनों आयनों में देखिए ये एनाइन है तो एनोड की तरफ मूव करेगा, और एनोड की तरफ अगर मूव कर गया तो उस कंडीशन में एनोड के लिए क्या ट्रिक्स है? देखो, UaO ऊपर जो आयन आता है, तो इनमें ऊपर आयन कौन सा आ रहा है बच्चों? Cl। तो Cl का यहाँ क्या हो? OH नीचे आता है, Cl ऊपर आ रहा है बच्चों, तो Cl। और फिर ऐसे भी सोच सकते हैं किसका SRP कम है? Cl का। OH Cl के नीचे आता है, इसका मतलब OH का SRP ज़्यादा होता है, तो लो SRP फर्स्ट ऑक्सीडाइज होगा, तो ये क्या बन गया बच्चों? यहाँ Cl2 गैस बन गया। तीसरा और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसमें, कॉपर सल्फेट लिया एक्वस और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर सल्फेट एक्वस है बच्चों, कॉपर सल्फेट एक्वस है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम को तो ध्यान में देंगे नहीं। अब कॉपर को आप आयनाइज करिए, कॉपर सल्फेट को, तो Cu2+ SO4 2- पर वाटर भी है तो H+ और OH-। क्लियर है बच्चों? ये कैटाइन है, कैथोड की तरफ जाएंगे बच्चों, और कैथोड के लिए मैंने क्या लिखा आपको? LCR क्या लिखा है बच्चों?
LCR। तो लोअर कौन आ रहा है इन दोनों में? तो लोअर आता है बच्चों कॉपर, तो यहाँ कॉपर रिड्यूस हो गया, कॉपर 2 प्लस आयन कॉपर में रिड्यूस हो जाता है। इसी टाइप से ये एनाइन है तो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और एनोड जब मैं लिखता हूँ तो UA लिख दें, UAO। ऊपर कौन आता है इन दोनों में? इन दोनों में बच्चों ऊपर आता है OH। अब OH का आपको ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ बनेगा बच्चों O2 प्लस H2। यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस। क्लियर है बच्चों? इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और है, पर आपने यहाँ कॉपर सल्फेट लिया है एक्वस, पर यहाँ आपने कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लिया। अब कॉपर का इलेक्ट्रोड तो जो है ना एक्टिव इलेक्ट्रोड है बच्चों, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ देखिए इसके आयन में डिवाइड कर लें तो Cu2 प्लस H प्लस और Cu खुद भी है बच्चों। इसी टाइप से इसमें देखो CSO4 2 माइनस OH माइनस और Cu खुद भी है बच्चों। बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये किधर जाएंगे? कैटाइन है तो कैथोड की तरफ जाते हैं बच्चों। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो LCR लिख देते हैं बच्चों। अब इनमें नीचे कौन आ रहा है? अब इनमें नीचे कॉपर आ रहा है बच्चों। अब कॉपर 2 प्लस भी और कॉपर भी है, तो आपको पता है मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये जो Cu2 प्लस है ये रिड्यूस होगा कैथोड पे, तो Cu कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा बच्चों। बात समझ आ रही है आप? इसी टाइप से इसमें देखो ये एनाइन है तो एनोड की तरफ गति करेंगे, और एनोड में लिखता हूँ तो UaO लिखेंगे। ऊपर कौन आ रहा है इनमें? Cu, OH और सल्फेट। इनमें ऊपर कौन आता है बच्चों? Cu। अब Cu ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि Cu तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है आराम से, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो यहाँ क्या होगा बच्चों? Cu2 प्लस आयन रिलीज होगा। Cu2 प्लस है आयन रिलीज हो रहा है यहाँ। बात समझ आ रही है आपको? अब इसमें अगर आप चेक करें तो आप इसको, इसकी बड़े इम्पोर्टेंसी भी है बच्चों। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी काम आता है, मेटलर्जी में। कैसे? देखो इसको मैं मैकेनिज्म से समझाता हूँ आप। ये इस तरह से एक मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है जिसमें कॉपर रोड है बच्चों दोनों ही, पर ये इम्प्योर है। ये कैसा है? इम्प्योर कॉपर रोड है बच्चों। और ये एक तरीका से मैं कह रहा हूँ कि बच्चों प्योर कॉपर रोड है, मान लो प्योर कॉपर रोड है। अब जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रिकल करंट, जैसे इसमें करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा बच्चों? एनोड से कौन सा आयन बाहर निकल रहा है? Cu2 प्लस। तो यहाँ से कॉपर Cu2 प्लस में आयोनाइज्ड हो रही है बच्चों। अब Cu2 प्लस के साथ कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड हैं तो वो तो यहाँ रिमूव हो जाएंगे बच्चों, यहाँ गिरेंगे। एनोड के नीचे गिर रही है इसलिए इसको एनोड पंख भी बोलेंगे। बात समझ आ रही है आपको? इसी टाइप से अब Cu2 प्लस जो बना है ये कैटाइन की तरफ मूव करेगा इसे, और इस कैथोड पर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होने लगेगा। तो प्योर कॉपर लिया है तो ये कॉपर आपको गेन होने लगेगा। दूसरा इम्प्योर कॉपर से आपने इम्प्योरिटी को रिमूव करने में ये काम आ रहा है, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग। क्लियर है बच्चों? बात समझ आ रही है आपको? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने देख लिया है। अब अपन चेक करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो फैराडे ने किया है बच्चों। अब मैं फैराडे के सारे रूल्स नहीं बता पर आपको बता रहा हूँ, पर ये जो 4 पॉइंट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आप सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे बच्चों। पहला है W इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है बच्चों। इसकी वैल्यू होती है E अपॉन एफ। तो दूसरा हो गया मास इक्वल टू हो गया E इंटू क्यू अपॉन एफ। E की जगह मैं लिख सकता हूँ GMM अपॉन एन फैक्टर इंटू क्यू की जगह I इंटू टी लिख सकते हैं। फैराडे की वैल्यू लिख सकते हैं। मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। एक फॉर्मूला तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने मोल कैलकुलेट कर लिया ना तो आप मास वॉल्यूम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप ये भी भूल जाओ तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। मोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन फैक्टर के। तो आपने ये ही याद कर लिया तो आपके क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल आपका विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे अपन, देखना है इसका यूज़ करके।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडे का सेकंड लॉ है। W/E की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है बच्चों। इसकी अगर वैल्यू देखते हैं तो I/T/96500 ये होगा। मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर को भी अपन क्या कह सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अपने कंडक्टिविटी के दो ही कंडक्टिविटी को आपको देखना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/मोलरिटी। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है, ये यूनिट किस में है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर देखें तो K/1000/N, इसकी यूनिट क्या होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इन दोनों में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्शन इंटू N फैक्टर के इक्वल होगी बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, पर आपको देखो अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आपके ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। कैसे, देखो मैं अगर मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लेता हूँ एक, तो मोल्स ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे, देखो अगर करंट और टाइम दे रखा है तो कौन सा निकालेंगे, देखो I/T/96500 इंटू N फैक्टर, यही है बच्चों। अब मैंने N फैक्टर का आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बनाया है जो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, तो N फैक्टर की समस्या खत्म हो जाएगी बच्चों। तो देखो I की वैल्यू 96.5, टाइम दे रखा है 1000 सेकेंड अपॉन 96500 इंटू N फैक्टर कितना होता है सोडियम का, 1। तो कितना मोल आया बच्चों, 1 मोल। कितना आ रहा है, 1 मोल। बात समझ आ रही है आपको। अब 1 मोल से आप मास निकाल सकते हो, तो मास क्या होता है, ये होता है बच्चों मोल इंटू GMM। तो देखो मोल कितना है 1 और GMM कितना होता है सोडियम का 23, तो ये कितना आ गया बच्चों, 23 ग्राम। ये कैलकुलेट करने के बाद तो आप ये फॉर्मूला यूज़ में ले सकते हो। अब मुझे किसका निकालना है, N सोडियम मैंने निकाल लिया, N मैग्नीशियम निकाल सकते हैं अपन, मैग्नीशियम के मोल। ये इक्वल टू क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम, ये मैग्नीशियम अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऑफ सोडियम। अब वैलेंसी फैक्टर मैग्नीशियम का कितना होता है 2 और इसका होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो मोल ऑफ Mg कितने आ रहे हैं बच्चों, 1/2। 1/2 का मतलब आप इसका मास कितना होगा, फिर मास कैलकुलेट करिए तो 1/2 इंटू GMM कितना होता है 24, तो कितना आ गया बच्चों 12 ग्राम। इसी टाइप से एल्युमिनियम का निकालना है मुझे, तो एल्युमिनियम का निकालेंगे तो मोल ऑफ सोडियम अपॉन मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल है किसके, N फैक्टर अपॉन एल्युमिनियम अपॉन N फैक्टर सोडियम बच्चों। तो ये कितना आ रहा है 3/1। तो मोल कितने आ रहे हैं सोडियम के, ये मोल ऑफ एल्युमिनियम कितने आएंगे बच्चों 1/3, और मास कितना हो जाएगा फिर इसका 1/3 इंटू 27, इसका GMM होता है, तो कितना आ गया बच्चों 9 ग्राम। तो देखो कितना आसान है, आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको कोई कठिनाई इसमें नहीं होने वाली है। इससे ही रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, 96.5 एम्पियर करंट पास इतने इतने। अब यहाँ कंसंट्रेशन दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की दे रखी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप से, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, प्लेटिनम का है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये तो तय है। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो देखो Cu2+H+ आयन बनेगा और SO4 2- और OH- आयन बनेगा। ये आपको पता है कि कैटायन है तो कैथोड पे होगा, और कैथोड पे बच्चों इसका जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी LCR। नीचे कौन आता है इनमें, कॉपर, तो Cu डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे। एनोड की अगर अपन बात करें तो एनोड में भी मैंने आपको बताया था UaO, अपर कौन आ रहा है इनमें OH। OH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों ऑक्सीजन और H2O बनेगा बच्चों, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है।
अब पहला क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ डिपॉजिटेड, यानी मैं पहला पॉइंट क्या है बच्चों, मोल निकाल लेता हूँ। तो मोल ऑफ Cu कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, यही फॉर्मूला है। I की वैल्यू 96.5 इंटू 1000 दे रखी है, और ये हो गया 96500 इंटू कितना है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर कॉपर का कितना है 2, तो ये कैंसिल आउट कर लिया। कितना मोल आया बच्चों, 1/2 मोल। अब मुझे मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, मोल इंटू GMM। अब देखो एटम है तो एटॉमिक मास को भी अपन मोलर मास बोल सकते हैं। ये क्या हो गया 1/2, इसका होता है बच्चों 63.5, तो क्या कितना मास आएगा देखो 1.25 ग्राम। कितना आसान है। नेक्स्ट देखिए मोल्स ऑफ कंज्यूम, मोल्स तो अपन ने निकाल ही लिए बच्चों, कितने कंज्यूम, मोल्स ऑफ कंज्यूम Cu, कंज्यूम Cu कितना कंज्यूम हो रहा है, तो देखो कितना कंज्यूम हो रहा है। पहले टोटल मास देख, टोटल मोल्स देखिए बच्चों, टोटल मोल्स कैसे निकालेंगे, M इंटू V से, मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो कितना टोटल मोल्स है देखो 1 इंटू 10, तो 10 मोल आ गया बच्चों। अब 10 मोल तो टोटल है, तो कंज्यूम मोल कितना हो गया, कंज्यूम मोल तो कितना है बच्चों, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है कितना है, यही कंज्यूम मोल है। तो कितना है बच्चों 1/2 यानी 0.5 मोल। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रिमेनिंग मोल कितने हैं, टोटल मोल इतने हैं बच्चों, कंज्यूम इतने हो गए हैं, तो रिमेनिंग मोल कितने हैं बच्चों, रिमेनिंग मोल्स देखिए, तो टोटल माइनस कंज्यूम करते हैं अपन, तो 10 माइनस 0.5, तो 9.5 मोल आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखिए न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, फिर न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, इतने मोल हैं तो न्यू कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल कितने हैं 9.5 अपॉन वॉल्यूम कितना है 10, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन कितनी आ रही है बच्चों 0.95 मोलरिटी। नेक्स्ट आपको देखो बच्चों पीएच कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पीएच। तो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ H+ आयन की कंसंट्रेशन बच रहा है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन अगर बच रही है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पहले मैं आपको निकाल देता हूँ बच्चों मोल ऑफ H+ आयन। मोल ऑफ H+ आयन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो अभी मैंने बताया आपको I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, तो मोल कितने आ रहे हैं बच्चों 96.5 इंटू 1000 अपॉन 96500, और एन फैक्टर कितना है इसका 1, तो कितना मोल आ गया बच्चों 1। अब वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो वो मोलरिटी कितनी आ रही है बच्चों इसकी N अपॉन V, तो 1/10 मोल 1 है, वॉल्यूम 10 है, तो कितनी कंसंट्रेशन आई 10 माइनस 1। इसका मुझे पीएच कैलकुलेट करना है, तो माइनस लॉग H+ आयन की कंसंट्रेशन यानी माइनस लॉग 10 की पावर -1, तो पीएच कितना आ गया बच्चों 1। और मुझे पीओएच भी कैलकुलेट करना होता तो 14 माइनस पीएच कर लेते, तो 14 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 13। बात समझ में आ रही है आप, आई होप आपको ये एमएसटी बच्चों समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब।